दी फोर्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संविधान की सीरीज के अंतर्गत आज संविधान में हम भाग पढ़ेंगे और भाग एक में देखेंगे कि भाग में क्या है, ठीक है, और कैसे आर्टिकल भाग के अंतर्गत काम करते हैं। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं। देखें, अब भाग एक का नाम है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, पहली बात तो ये कि भाग एक है ये, ठीक है, भाग एक का नाम है भाई संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग एक है ये, इसी के अंतर्गत क्या आता है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। देखें, इसमें अनुच्छेद की बात करूं तो आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक भाग एक चलता है। भाग 2 में नागरिकता आती है, सिटीजनशिप, जो आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक चलती है। तो ये भाग एक है और भाग एक में कितने आर्टिकल हैं, 1 से लेकर के 4 तक। देखें, भारतीय संविधान के भाग एक में 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब भाग एक क्या कहता है, भाग एक क्या कहता है, भारत, भाग एक में आर्टिकल 1 क्या कह रहा है, आर्टिकल 1 कह रहा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी यूनियन ऑफ स्टेट होगा, ना कि राज्यों का परिसंघ यानी फेडरेशंस ऑफ स्टेट होगा। इसका अर्थ समझने का प्रयास करें। आर्टिकल 1 में दो बातें लिखी हैं। पहली बात लिखी है भारत अर्थात इंडिया। देखें, आर्टिकल 1 में भारत अर्थात इंडिया लिखा है। देखें, इसका कारण ये है कि जो भारत है, जो संविधान निर्माता लोग थे, तो संविधान बनाने वाले जो लोग थे वो एक मत नहीं थे। संविधान निर्माताओं के दिमाग में कुछ लोगों को लग रहा था कि भारत की प्राचीन संस्कृति के आधार पर, चूंकि हमारे देश का नाम राजा भरत के नाम पर रखा गया है, तो कुछ लोग भारत की प्राचीन संस्कृति के आधार पर यानी राजा भरत के नाम से इसका नाम भारत रखना चाह रहे थे। जबकि बहुत सारे जो विद्वान थे संविधान निर्माताओं में, वो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भारत को इंडिया कहना चाह रहे थे। इस वजह से यहाँ पर हमें दोनों शब्द लिखने पड़े, भारत अर्थात इंडिया। तो भारत अर्थात इंडिया क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि भारतीय संविधान जो निर्माता थे, संविधान निर्माता या संविधान बनाने वाले लोग थे, वो एकमत नहीं थे। उनका कुछ लोगों का कहना था कि प्राचीन संस्कृत के आधार पर भारत रख दिया जाए, जबकि कुछ लोग आधुनिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर इसका नाम इंडिया रखना चाहते थे। दूसरा कारण भारत अर्थात इंडिया रखने का यह है कि हमने भारत के अंदर यानी देश के अंदर जो काम किए हैं वो भारत के नाम से किए हैं, जबकि हमने विदेशों में जो संधियां की हैं उस संधियों को हमने इंडिया के नाम से किया है। इस वजह से यहां पर मुझे लिखना पड़ा कि भारत ही इंडिया है। ठीक है, भारत ही क्या है, इंडिया। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, याद रखें इसमें लिखा है यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ होगा। देखें, संघ को इंग्लिश में यूनियन भी कहा जाता है, यूनियन भी कहा जाता है, और संघ को इंग्लिश में फेडरेशन भी कहा जाता है, फेडरेशन, RA, ठीक है, TION। देखिए यहाँ पर फेडरेशन लिखा हुआ है, एक बात ध्यान से सुने। भारत में संघ के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। यूनियन का अर्थ है कि चाह के भी कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, ये होता है यूनियन का अर्थ। यदि मैं फेडरेशन कह देता, अमेरिकी संविधान में फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है संघ के लिए, और इसका मतलब होता है कि कोई भी राज्य अमेरिका से अलग हो सकता है। इस वजह से वहां पर परिसंघ यानी फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो याद रखो कि भारत में क्या लिखा है, यूनियन लिखा है। यूनियन का मतलब संघ, और संघ का अर्थ होता है कोई भी राज्य चाहे के भी भारत से अलग नहीं हो सकता, और कोई भी राज्य ये भी नहीं कहेगा कि हमसे मिलकर भारत बना हुआ है। भारत जो है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, मतलब राज्य विनष्ट हो सकते हैं लेकिन भारत कभी नष्ट नहीं होगा, यानी विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है भारत। ये आपका आर्टिकल 1 में बताया गया है। तो ये होता है राज्यों के संघ का अर्थ। जबकि अमेरिका में राज्यों का क्या लिखा है भाई, अमेरिका में क्या शब्द प्रयोग किया गया है, परिसंघ का प्रयोग किया गया है, फेडरेशन का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब है अमेरिका के राज्य चाह के भी अमेरिका से अलग हो सकते हैं। अमेरिका के राज्य, बहुत सारे अमेरिका में ऐसे राज्य हैं जो आज भी अमेरिका को अपना देश नहीं मानते, क्योंकि वहाँ के संविधान में फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि भारतीय संविधान में संघ, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। ये है आर्टिकल 1 का अर्थ। अगली बात देखें, अर्थात भारत संघ राज्यों के मध्य हुए किसी समझौते का परिणाम नहीं। ये संघ का अर्थ होता है कि भारत जो संघ है राज्यों के मध्य हुए किसी समझौते का परिणाम नहीं है। राज्य भारत संघ का अभिन्न हिस्सा है, इन्हें भारत से पृथक होने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। मैंने आपको बताया कि राज्य भारत से पृथक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 2 में लिखा गया है, देखें, नए राज्यों का प्रवेश। देखो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को समझो। इसमें आर्टिकल 2 में लिखा है नए राज्यों का प्रवेश, ठीक है, और आर्टिकल 3 में लिखा है नए राज्यों का निर्माण, नए
राज्यों का निर्माण। ठीक है, नए राज्यों का निर्माण समझने का प्रयास करेंगे। नए राज्यों का प्रवेश अलग बात है और नए राज्यों का निर्माण अलग बात है। नए राज्यों का प्रवेश का मतलब है कि कोई भी बना बनाया राज्य यदि भारत में शामिल होगा तो वो कहलाएगा नए राज्यों का प्रवेश। कोई भी बना बनाया राज्य यदि भारतीय संघ में शामिल किया जाएगा तो वो कहलाएगा नए राज्यों का प्रवेश। और नए राज्यों का निर्माण क्या कहलाएगा? एक राज्य से यदि दूसरा राज्य बना है तो वो शब्द कहलाएगा नए राज्यों का निर्माण। जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना हुआ है 2000 में, तो मतलब वो चीज कहलाएगी नए राज्यों का निर्माण। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 में क्या लिखा है? और याद रखो, चाहे नए राज्यों का प्रवेश हो, चाहे नए राज्यों का निर्माण हो, चाहे उनकी स्थापना की शक्ति हो, नाम बदलने की शक्ति हो, ये सारा का सारा काम कौन करेगा भाई? संसद यानी पार्लियामेंट करेगी। भले राज्यों के नाम बदल जाते हैं, ये जो आपका इलाहाबाद है, इलाहाबाद का जो नाम प्रयागराज हो गया है, तो वो सरकार ने, यूपी सरकार ने नहीं किया है, भारत सरकार ने किया है, क्योंकि नाम बदलना, नए राज्यों का निर्माण करना, नए राज्यों को प्रवेश दिलाना, ये काम किसका होता है भाई? संसद का यानी पार्लियामेंट का काम है। और आर्टिकल 2 में ये बात की गई है। तो आर्टिकल 2 में देखें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने आपको 2 और 3 की बात, दोनों की बात बताई। ठीक है, देखो आर्टिकल 2 में भारतीय संसद को, याद रखो मैंने भी बताया कि भारतीय संसद को किसी भी नए राज्य को संघ में सम्मिलित करना या ये प्रवेश करना या नए राज्यों की स्थापना करने का क्या है भाई? अधिकार है। ठीक है, ये आर्टिकल 2 है। इसी तरह आर्टिकल 3 में, ठीक है, अब आर्टिकल 2, अब आर्टिकल 1 को यहाँ पर डिटेल में समझाया गया है। आर्टिकल 1 में जैसे भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ लिखा है, तो देखें अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अनुच्छेद 1 में लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, अर्थात आर्टिकल 1 के अनुसार मैं भारतीय राज्य को कितने संघों में बांट सकता हूँ? 3 क्षेत्रों में बांट सकता हूँ। पहला राज्यों के क्षेत्र, दूसरा संघ क्षेत्र और तीसरा ऐसे क्षेत्र जिसे किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। मतलब यदि भारत सरकार कोई भी क्षेत्र को जीत लेगी तो वो भी आपका यहाँ पर शामिल हुआ होगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अगला देखें, अब देखो अनुसूची 1 भी यहाँ पर भारतीय संघ के घटक राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को एकीकृत करने वाले भारतीय राज्यों को 4 श्रेणियों। देखिए मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। ठीक है, इसमें जो ये सब लिखा हुआ है इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। आर्टिकल 1 में क्या लिखा है? आर्टिकल 1 जो है ये 3 बातों का उल्लेख करता है। ठीक है, अनुच्छेद 1 3 बातों का उल्लेख करता है। पहली जो बात है, भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, इंडिया राज्यों का एक संघ है, राज्यों का एक संघ है, ये पहली बात है। दूसरी बात है, राज्य एवं उसके राज्य क्षेत्र, राज्य एवं उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में लिखे हुए हैं, जो पहली अनुसूची में लिखे हैं। तीसरा, भारत के राज्य क्षेत्रों में अर्जित किए गए राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे या शामिल किए जाएंगे। ये है आर्टिकल 1 की 3 बातें जो आपको अलग अलग ढंग से समझाई गई थी। ठीक है, मैंने एक साथ बता दिया कि आर्टिकल 1 क्या कहता है। पहली जो बात है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। भारत क्यों लिखा गया, इंडिया क्यों लिखा गया, मैंने इसका अर्थ बताया। राज्यों का संघ है, मैंने बताया कि चाहे कि कोई बात भारत से अलग नहीं हो सकता है, भारत किसी भी समझौते का कोई परिणाम नहीं है, और भारत जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ठीक है, दूसरा मैंने कहा भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक क्या है? संघ। अब संघ कौन होगा भाई? तो लिखा है राज्य और उसके राज्य क्षेत्र, यहाँ पर लिखा है राज्य और उसके राज्य क्षेत्र कौन होंगे? जो कहाँ पर लिखे हैं भाई? पहली अनुसूची में लिखे हैं। और पहली अनुसूची मैंने आपको बताई थी कि पहली अनुसूची में भारत के 28 राज्य व 8 संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। मतलब किस राज्य क्षेत्र की बात की जा रही है? 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेशों की बात की जा रही है।
नंबर 3 में लिखा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। यदि भारत किसी भी देश पर आक्रमण करता है और कोई भी देश से कोई भी राज्य छीन लेता है तो वो भारत में शामिल माना जाएगा। यही लिखा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में जीते गए या अर्जित किए गए राज्य क्षेत्र शामिल होंगे। यदि भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण किया और पाकिस्तान का लाहौर क्षेत्र जीत लिया तो लाहौर भारत में शामिल माना जाएगा आर्टिकल 1 की तीसरी बात के अंतर्गत। ठीक है, ये लिखा है आर्टिकल 1। ठीक है, ये आर्टिकल 1 का अर्थ है। इसी तरह आर्टिकल 2 आर्टिकल 2 में क्या लिखा है? आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश एवं उनकी स्थापना की शक्ति, एवं उनकी स्थापना की शक्ति संसद में है। ठीक है, और आर्टिकल 3 में लिखा है भाई नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण एवं पुराने राज्यों की सीमा एवं नाम में परिवर्तन कौन करेगा भाई? संसद करेगी। ये आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 है। ठीक है, आर्टिकल 2 में नए राज्यों को प्रवेश लिखा है, मतलब कोई भी राज्य यदि भारत में शामिल होगा या कोई भी बना बनाया राज्य भारत में शामिल होगा वो चीज कहलाती है प्रवेश। ठीक है, और उनकी स्थापना कौन करेगा भाई? उनकी स्थापना कौन करेगा भाई? संसद करेगा, विधि के द्वारा करेगा। ठीक है, और नए राज्यों का निर्माण जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ हुआ, ये नए राज्यों का क्या कहलाता है? निर्माण। और पुराने राज्यों की यदि सीमा बदलनी है, उनके नाम में चेंजेस लाना है, वो कौन कर पाएगा? संसद कर पाएगा। ठीक है, ये है। आर्टिकल 4 में लिखा है, आर्टिकल 4 में कि अनुच्छेद, देखो आर्टिकल 4 क्या कहता है इसको भी समझा दूं। ठीक है, आर्टिकल 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर, अनुसूची 1 में स्वतः ही परिवर्तन हो जाएगा, जिसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में किसी प्रकार का चेंजेस करोगे तो अनुसूची 1 बदल जाएगी। देखिए अनुच्छेद 2 में लिखा है नए राज्यों का प्रवेश। मान लो 28 राज्य हैं और कोई एक नया राज्य प्रवेश किया तो कितने राज्य हो जाएंगे? 29। तो ये नए राज्यों का प्रवेश, इसमें लिखा है नए राज्यों का निर्माण। मान लो 28 राज्य हैं, कोई नया राज्य बन गया तो कितने राज्य हो जाएंगे? 29। यानी और अनुच्छेद 2 और 3 में हम किसी भी प्रकार का चेंजेस करेंगे तो अनुसूची 1 में लिखा है कि भारत के 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश, यानी हम अगर 2 और 3 आर्टिकल को छेड़ेंगे तो इसमें राज्य की संख्या बढ़ जाती है। तो अनुसूची 1 में अपने आप हम राज्य क्या हो जाएंगे? अपने आप बढ़ जाएंगे। हम कुछ किए नहीं, हम अनुसूची 1 में परिवर्तन नहीं कर रहे थे, हम तो आर्टिकल 2 और 3 में चेंजेस कर रहे थे, और 2-3 में चेंजेस करने पर अनुसूची 1 अपने आप बदल जा रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी अपडेट करना पड़ेगा आपको। नए राज्य बनाओगे या नए राज्यों का निर्माण करोगे तो अनुसूची 1 में जो चीजें लिखी हैं उसको भी आपको अपडेट करना पड़ेगा। इस वजह से लिखा है कि अनुच्छेद 2 और 3 में किसी प्रकार का परिवर्तन करोगे तो अनुसूची 1 अपने आप बदल जाएगी। और क्या मैंने कोई संविधान संशोधन किया? क्या नहीं किया, जिसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये आर्टिकल 4 है। ठीक है, तो इन बातों को आप याद रखें। ठीक है, अब देखें यही सब बातें लिखी हुई हैं इसमें। अनुसूची 1 भारतीय संघटक और राज्य क्षेत्र। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ब्रिटिश, देखो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को एकीकृत। अब ये जो स्लाइड है, स्लाइड के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं कि क्या लिखा हुआ है इसमें। स्वतंत्रता मैंने आपको समझा दिया, सारी बातें जो हम पढ़ेंगे उसको सबको समझा दिया है। अब स्लाइडों के माध्यम से समझते हैं। देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ब्रिटिश प्रांतों एवं देशी रियासतों को एकीकृत करने वाले भारतीय राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। कौन कौन सी श्रेणियां थी? देखें श्रेणी ए श्रेणी के राज्य में कितनी रियासतें शामिल थी भाई? 216 रियासतें थी। इसमें कौन कौन से राज्य लगभग आ रहे थे? असम, बिहार,
पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, पंजाब और संयुक्त प्रांत। एग्जाम में कई बार प्रश्न बनता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद याद रखो अंग्रेजों ने भारत में 4 श्रेणियां बनाई थी। उन 4 श्रेणियों में पहली श्रेणी कौन सी है? ए बी पार्ट बनाई थी। तो ए श्रेणी में कितनी रियासतें शामिल थी भाई? 216 रियासतें। और याद रखो इसमें असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, पंजाब और संयुक्त प्रांत सम्मिलित था। एग्जाम में ये प्रश्न बन सकते हैं। बी श्रेणी के राज्य में कितनी रियासतें शामिल थी भाई? 275 देशी रियासतें और नई प्रशासनिक इकाइयां, ये दोनों शामिल थी। याद रखो इसमें मैसूर शामिल था। मैसूर, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन, हैदराबाद और पेस्सू, ये राज्य शामिल थे पार्ट बी। यानी पार्ट बी में 275 देशी रियासतें दे रही हैं। इसी तरह पार्ट सी बना हुआ था। सी श्रेणी के राज्य में कितनी रियासतें थी भाई? 61 रियासतें थी। इसमें अजमेर आता था। देखिए भोपाल अलग है, पार्ट सी में शामिल था भोपाल, जबकि मध्य प्रदेश पार्ट ए में शामिल था। ठीक है, पार्ट ए में मध्य प्रदेश था, मध्य भारत पार्ट बी में था और भोपाल कहाँ पर है भाई? पार्ट सी में। तो भोपाल, इसके बाद दिल्ली भी पार्ट सी में शामिल है भाई। त्रिपुरा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, बिलासपुर, दुर्ग और विंध्य स्टेट, विंध्य प्रदेश। याद रखो ये भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। दिल्ली का पूछा जा सकता है कि दिल्ली कहाँ पर शामिल था? तो सी में शामिल था। और सी में कितनी रियासतें थी? 61। ये स्वतंत्रता के बाद है। और डी श्रेणी के राज्य में कौन शामिल था? केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह थी। ये भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को स्वतंत्रता के बाद किस श्रेणी में रखा गया था? तो डी श्रेणी में रखा गया था। ठीक है, अगली बात देखें, राज्यों का क्षेत्र। राज्यों के क्षेत्र में मैंने बताया कि 28 राज्य 2020 तक और 8 संघ शासित प्रदेश 2020 तक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका कब बना है भाई? 1956। लक्षद्वीप भी कब बना है? 1956। चंडीगढ़, जो राज्य क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, 8 राज्य क्षेत्र जो हैं यानी संघ शासित प्रदेश ये हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, लक्षद्वीप हो गया, चंडीगढ़ हो गया, पुदुचेरी हो गया, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हो गया। ठीक है, लद्दाख ये कब बना है भाई? 2019 में। जम्मू कश्मीर 2019 में। दादर और नगर हवेली ये 2020 में बना है। ठीक है, तो इनको याद रखो, एग्जाम में ये प्रश्न बनेंगे। तो 8 संघ शासित प्रदेश आपके सामने लिखे हुए हैं। 2019 में 2 बने हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, जबकि दादर और नगर हवेली और दमन और दीप दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया है। कब? 2020 में। तो ये एग्जाम में प्रश्न बनेंगे कि 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेशों में कौन कौन शामिल है और किसकी स्थापना कब हुई है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अगला देखें, संघ राज्य क्षेत्र ये केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित और प्रशासनिक होते हैं। संघ राज्य क्षेत्र में किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं भाई? ये भारत सरकार यानी केंद्र सरकार के द्वारा नियंत्रित और प्रशासित होते हैं। इन्हें केंद्र शासित प्रदेश भी कहा जाता है। राज्य संघीय प्रणाली के सदस्य हैं और केंद्र के साथ शक्तियों का वितरण साझा करते हैं। ठीक है, अगला क्या लिखा हुआ है? केंद्र शासित प्रदेश सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित होते हैं। अधिग्रहित केंद्र शासित प्रदेश वही जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये सब केंद्र शासित प्रदेश चलाती है इनको। ठीक है, अधिग्रहित क्षेत्र सीधे, ये याद रखो कि जो हमने जीते हैं वो भी क्षेत्र किसके नियंत्रण में आते हैं? केंद्र सरकार के नियंत्रण में आते हैं। पूर्व केंद्र शासित प्रदेश अब जो है राज्य बन गए, जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा है। मतलब पूर्व केंद्र शासित प्रदेश, जो ये पहले के क्या थे भाई? केंद्र शासित प्रदेश थे, जो वर्तमान में क्या बन गए हैं? राज्य बन गए हैं। तो एग्जाम में ये भी प्रश्न आ सकता है कि कौन सा पहला केंद्र शासित प्रदेश था जो अब राज्य का दर्जा पा गया है? तो उसमें याद रखो हिमाचल प्रदेश शामिल है, मणिपुर शामिल है, त्रिपुरा भी शामिल है, पहले केंद्र शासित प्रदेश था त्रिपुरा, मिजोरम भी शामिल है और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। साथ ही साथ गोवा बहुत महत्वपूर्ण, भारत का पहला नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा, जो आपका पहले केंद्र शासित प्रदेश था और अब क्या बन गया है भाई? राज्य। तो ये एग्जाम में प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बन सकता है कि पहले कौन केंद्र शासित प्रदेश था जो अब राज्य कहलाने लगा है। तो ये आपके सामने लिखे हुए हैं। इसके बाद देखें, अब लिखा है राज्यों का संघ, यानी भारतीय संघ, इंडियन यूनियन, अमेरिकी परिसंघ की भांति राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम। नहीं, मैंने आपको बताया था कि चाहे के भी कोई राज्य अलग नहीं हो सकेगा, ये यूनियन का अर्थ होता है। अमेरिका में लिखा है परिसंघ, मतलब उससे अलग हो सकते हैं। ठीक है, राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, ये होता है भारत में यूनियन यानी संघ का अर्थ। और यदि ये अलग हो जाएं तो ये होता है क्या? परिसंघ। अमेरिकी परिसंघ है जबकि भारत क्या है? संघ है। ठीक है, अगली बात देखें, अब भारतीय संघ की तुलना में भारत का क्षेत्र अधिक व्यापक अभिव्यक्ति है, क्योंकि इसमें न केवल राज्य शामिल हैं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश और वे
क्षेत्र भी शामिल हैं जिन्हें भविष्य में भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। मतलब हम भविष्य की भी बात किए हैं कि मैंने आर्टिकल 1 की तीसरी बात बताई थी कि भारत के राज्य क्षेत्र में जीते गए राज्य क्षेत्र शामिल होंगे, यानी हमें अभी पता नहीं कि हम कितने क्षेत्रों को जीतेंगे, लेकिन हमने पहले से परिकल्पना बना ली है कि कोई भी राज्य क्षेत्र जीतेंगे तो हम आर्टिकल 1 के तहत शामिल कर देंगे। तो यही बात लिखी हुई है कि भविष्य में भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किए जा सकते हैं, वो भी हमने इस क्षेत्र शामिल कर लिए हैं। ठीक है, अगली बात देखें। अगली बात लिखी है भारतीय संघ। यह भारत का क्षेत्र के सिद्धांत की तुलना में संकीर्ण अवधारणा है क्योंकि इसमें केवल राज्य शामिल हैं। ठीक है, अब याद रखें जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब आया था भाई? 2019। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए वर्ष 2019 तक जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान था। याद रखो कब तक? 2019 तक जम्मू कश्मीर का अलग झंडा था, अलग संविधान था और उसको धारा 370 के द्वारा विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। फिर हमने 2019 में इसको तोड़ा है। ठीक है, तो देखो 2019 तक जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान था और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के आधार पर इसे विशेष दर्जा प्राप्त था। ठीक है, वर्ष 2019 में राष्ट्रपति के किसके आदेश द्वारा भाई? राष्ट्रपति के आदेश द्वारा संविधान संशोधन आदेश जम्मू और कश्मीर में लागू द्वारा इस राज्य के विरोध इस विशेष दर्जे को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। विशेष दर्जे को हमने क्या कर दिया? समाप्त। अब ठीक है, अब क्या किया भाई हमने? ठीक है, जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। अब जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य था अब उसको संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। जो पहला केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम है जम्मू और कश्मीर। ठीक है, विधानमंडल के साथ कारगिल और लेह जिलों को छोड़कर इसमें पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के सभी जिले शामिल हैं। मतलब कारगिल और लेह बस शामिल नहीं है जम्मू और कश्मीर में, बाकी पूर्ववर्ती जिले जम्मू कश्मीर के सभी राज्य जिले इसमें शामिल हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर है। और दूसरा केंद्र शासित राज्य जिसका नाम क्या है भाई? लद्दाख। इसमें कारगिल और लेह जिले शामिल है। तो याद रखो जम्मू कश्मीर है उसमें कारगिल लेह शामिल नहीं है और ये आपका लद्दाख जो है इसमें कारगिल और लेह शामिल है। ठीक है, ये 2 राज्य हमने 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनाए। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त किया और 2 संघ शासित प्रदेश में बांटा। पहला जम्मू और कश्मीर, दूसरा कौन सा? आपका लद्दाख। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर जो था उसमें जम्मू कश्मीर उसके पूर्वी जिले शामिल थे, लेह लद्दाख इसमें कारगिल और लेह को छोड़ करके, और इसमें क्या है? कारगिल और लेह ही शामिल है। ठीक है, अगला देखें 100वां संविधान संशोधन। ये 100वां संविधान संशोधन कब हुआ था भाई? 2015 में। और 100वां संविधान संशोधन क्या था? मोदी जी की सरकार आई थी तो उसमें बांग्लादेश भूमि अंतरण था। बांग्लादेश के लोग कह रहे थे कि हमारी भारत में जमीन है, भारत के लोग कह रहे थे हमारी बांग्लादेश में जमीन है। तो मोदी जी ने कहा जिसकी जहां जमीन हो भाई ले लो। ये था 100वां संविधान संशोधन, यानी बांग्लादेश भूमि अंतरण से संबंधित। तो यही लिखा हुआ है कि संशोधन के तहत भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच हुए समझौते का अनुसरण करते हुए भारत द्वारा शासित प्रदेशों को प्राप्त करने और बांग्लादेश के कुछ प्रदेशों को हस्तांतरण करने का प्रावधान है। मैंने आपको बताया बांग्लादेश भूमि अंतरण। ठीक है, अब केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन देखिए, संघ शासित प्रदेशों में प्रशासन कौन संभालता है? कहीं कहीं उपराज्यपाल होता है, कहीं कहीं प्रशासक कहलाता है उपराज्यपाल। तो यही बताया गया है कि देखें इस संबंध में संविधान के भाग 8, याद रखो कहां पर? भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 241 में प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से प्रशासित होते हैं। यानी जम्मू जो आपका केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसमें राष्ट्रपति किसको नियुक्त कर देता है? प्रशासक को नियुक्त कर देता है। कहीं कहीं उन्हें प्रशासक कहा जाता है, कहीं कहीं उन्हें उपराज्यपाल कहा जाता है। जैसे भारत यहाँ पर आप राज्यों में देखेंगे तो राज्यों में मुख्यमंत्री होता है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में जो चलाने वाले हो तो वो मुख्यमंत्री नहीं कहलाते हैं। संघ शासित प्रदेशों में या तो गवर्नर कहलाता, उपराज्यपाल कहलाता है, और या तो कहीं कहीं प्रशासक कहा जाता है। तो हम देखेंगे कहाँ पर किनको कहा जाता है। तो कौन नियुक्त करता है इनको? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो प्रशासक राष्ट्रपति का एक अभिकर्ता यानी एजेंट होता है, ना कि राज्यों का प्रमुख होता है। ठीक है, अगला देखिए जैसे उपराज्यपाल कहाँ कहाँ कहलाता है भाई? दिल्ली का जो प्रमुख होता है, जैसे दिल्ली संघ शासित प्रदेश है तो जैसे मैंने बताया कि राज्यों में जो हेड होगा, जैसे राज्यों में मुख्यमंत्री काम संभालता है, इसी तरह जो संघ शासित प्रदेश होता है उसमें या तो उपराज्यपाल होता है, या तो उपराज्यपाल को कहीं कहीं प्रशासक कहते हैं, और उनको बनाता कौन है? भारत का राष्ट्रपति। तो यही सामने लिखा हुआ है कि भाई कहाँ कहाँ पर उपराज्यपाल काम कहलाता है। तो दिल्ली में उपराज्यपाल कहलाता है, पुदुचेरी में उपराज्यपाल कहलाता है, अंडमान और निकोबार में उपराज्यपाल कहलाता है, और जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल कहलाता है, और लद्दाख में क्या कहलाता है? उपराज्यपाल।
प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ कहाँ के उसको कहा जाता है हेड को, तो याद रखो चंडीगढ़ में उपराज्यपाल ना कह के क्या कहते हैं, प्रशासक। ठीक है, दादर नगर हवेली में भी क्या कहते हैं, प्रशासक कहते हैं, दमन दीप में प्रशासक कहते हैं, लक्षद्वीप में क्या कहते हैं, प्रशासक। तो ये एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि कहाँ पर उपराज्यपाल होता है और कहाँ पर प्रशासक होता है। तो वो ऊपर उपराज्यपाल लिखे हुए हैं और नीचे उपराज्यपाल को क्या कहा जाता है भाई, प्रशासक कहा जाता है। ठीक है, अगला देखें, दिल्ली, पुडुचेरी तथा जम्मू कश्मीर में विधानसभा तथा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। दिल्ली, याद रखो, राज्य विधायिका संवर्ती सूची और राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषय, सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर पर कानून बना सकती है एकमात्र दिल्ली। ठीक है, अगला देखें, जम्मू और कश्मीर संवर्ती सूची और राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषय यानी सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस को छोड़कर पर कानून बना सकती है। जम्मू कश्मीर ये वहाँ की बात हो रही है, कहाँ पर, ये हम संघ शासित प्रदेशों की बात कर रहे हैं। पुडुचेरी संवर्ती सूची और राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर कानून बना सकती है। संविधान में अधिग्रहित क्षेत्रों के प्रशासक के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं है। इसका मतलब ये है कि देखो कानून कौन कहाँ पर बना सकता है, जैसे मैंने बताया था संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची होती है। तो संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाता था, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती थी, संवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाती थी। विरोध की स्थिति में संघ सरकार का कानून लागू होता था। इसी तरह ये स्थितियां लिखी हुई कि भाई अब अंडमान जैसे संघ शासित प्रदेश हैं तो वहां कौन कौन कानून बनाएगा और किस किस मुद्दे पर कानून बनाएगा, ये आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अगला देखें। ठीक है, हाँ, तो ये था हमारा वीडियो। यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये सीरीज आगे चलती रहेगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।